नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान ने गुरुवार को यानी आज सुबह इजराइल और अमेरिकी बेस पर सैन्य अड्डों पर हमलों की एक नई लहर शुरू की है और ऐसा लग रहा है मानो अमेरिका और इजराइल दोनों ने ईरान पर हमला बोलकर खौलते तेल की कड़ाही में अपना दोनों हाथ डाल दिया है। जी हां, अगर खौलते तेल की कड़ाही में आप हाथ डालिए तो हाथ आपका क्या होगा आप समझ सकते हैं। आपको बता दूं कि युद्ध इस समय 6वें दिन में पहुंच चुका है। आज 6वां दिन है, लेकिन शांति के आसार दूर दूर तक नहीं हैं। कल भी अमेरिका और इजराइल ने रात को ईरान पर बमबारी तेज कर दी थी। वहीं इजरायली सेना ने लेबनान में बेरूत के दक्षिणी इलाकों को भी निशाना बनाया है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल जानबूझकर उसके आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनके आम लोगों के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने पोस्ट लिखा है एक्स पे, और उस पोस्ट में क्या लिख रहे हैं आपके सामने रखता हूं। पोस्ट में लिख रहे हैं कि ईरान के खिलाफ यह बर्बर, बिना उकसावे वाला और पूरी तरह से गलत हमला लड़ाई के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसका असर दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है, जिससे एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, करेंसी में उतार चढ़ाव आ रहा है और दुनिया भर के आम लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। बाकेई ने आगे लिखा है कि फिर भी हम ईरानियों के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हमारे लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है क्योंकि हमलावर जानबूझकर आम लोगों के इलाकों और ऐसी किसी भी जगह को निशाना बना रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ और जान का नुकसान होगा। तो अमेरिका और इजराइल पर ईरान जमकर पलटवार भी कर रहा है। ईरान ने कल रात भर इजरायली इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं। खुद इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने उसकी तरफ कई मिसाइलें दागी हैं। फ्रांस की प्रेस एजेंसी के संवाददाताओं ने उधर इजराइल यरूशलेम में विस्फोटों की आवाज सुनी। हालांकि सेना ने बाद में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर यानी शेल्टर में रख दिया और उसके बाद वो बाहर निकालने की अनुमति भी दे दी। वहीं ईरान के हमलों में कतर में मौजूद अमेरिका की एक अहम मिसाइल चेतावनी प्रणाली को नुकसान पहुंचाने की खबर भी सामने आई है। इसे इस क्षेत्र में अमेरिका का आंख भी कहा जाता था। करीब 1.1 अरब डॉलर की लागत वाला यह रडार सिस्टम जो है वो अमेरिकी सेना के मिसाइल रक्षा नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हमले से क्षेत्र में तैनात मिसाइल रक्षा तंत्र को बड़ा झटका लगा है और इससे संभावित मिसाइल हमलों का समय रहते पता लगाने की क्षमता कमजोर हो सकती है। अमेरिकी सैन्य ढांचे को इस नुकसान की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से भी हुई है। प्लेनेट लैब्स ने जो सैटेलाइट इमेज जारी की है उसमें अमेरिकी स्पेस फोर्स के AN/FPS 132 ब्लॉक 5 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार, जी हां, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम के आसपास क्षति और आग बुझाने की गतिविधियां दिखाई दी हैं। यह रडार सिस्टम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना द्वारा संचालित सबसे बड़ा मिसाइल चेतावनी रडार माना जाता है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के पास सैटेलाइट और अन्य रडार सहित वैश्विक सेंटर नेटवर्क मौजूद है, लेकिन AN/FPS 132 जैसे बड़े और स्थायी रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचने से क्षेत्रीय निगरानी में अंतर आ सकता है। ऐसे बड़े रडार सिस्टम को जल्दी बदलना या दोबारा स्थापित करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इससे कुछ समय के लिए मिसाइल निगरानी और ट्रैकिंग क्षमता कमजोर हो सकती है। आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में अमेरिका के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े प्रमुख समुद्री मार्ग मौजूद हैं और ऐसे में इस रडार सिस्टम के बर्बाद होने से अमेरिकी रणनीति को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इधर एक और हमले में ईरान ने अमेरिका से बड़ा बदला ले लिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि ईरान ने खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से बड़ा हमला किया है।
ये इस इलाके में एनर्जी इंडस्ट्री पर ईरान का सबसे नया हमला है और इस हमले के बाद तेल टैंकर पर आग लग गई। ये ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल का दावा है और इसके साथ साथ इस दावे की पुष्टि IRGC ने की है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोड ने सरकारी टेलीविजन पर दिए गए एक बयान में कहा है कि जहाज फारस की खाड़ी के उत्तर में एक मिसाइल से टकराया था और अभी उसमें आग लगी हुई है। हालांकि इस घटना की अभी अमेरिका की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है और चीनी जहाज के अलावा किसी को भी वहां से गुजरने की अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। इससे पहले भी ईरान ने कई अन्य तेल टैंकरों पर भी हमला किया था। तो ईरानी युद्धपोत को इंडियन ओशन में यानी हिंद महासागर में मार गिराने की अमेरिकी हरकत का ईरान ने तगड़ा जवाब दे दिया है। आपको बता दूं कि इस मामले में मोदी सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही है, क्योंकि ईरानी नौसैनिक भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास के बाद ही लौट रहे थे। ईरानी जो युद्धपोत है ये विशाखापट्टनम आया था और भारत के बुलावे पे आया था। ऐसे में भारतीय मेहमानों पर हमला कर अमेरिका ने मोदी को ठेंगा दिखाया है और मोदी अब भी चुप हैं। इधर अमेरिका को अब उसके पूर्व सैनिक ही जवाब दे रहे हैं। खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति यानी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की एक सुनवाई के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के विरोध में एक पूर्व मरीन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान झड़प में एक अमेरिकी सांसद ने उसका हाथ तोड़ दिया, उस मरीन का हाथ तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायल प्रदर्शनकारी की पहचान ब्रायन मैकगिनेस के रूप में की गई है, जो 2000 से 2004 तक यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में सर्जेंट रह चुके हैं। वीडियो में मैकगिनेस चिल्लाते हुए कहते सुने गए कि कोई भी सैनिक इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता, कोई भी सैनिक इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता। तो एक पूर्व सैनिक का यह बयान पश्चिम एशिया में जारी अमेरिकी सैन्य अभियानों को लेकर उनके विरोध को दर्शाता है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान में भी अब अमेरिका का साथ देने वाले शहबाज शरीफ को चेतावनी मिल रही है। आज ही गिलगिट बाल्टिस्तान में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रमुख शिया धर्मगुरु शेख नफजी ने कहा है कि मैं इस सभा का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो भी अली उन वली उल्लाह का कलमा पढ़ता है, मेरी बात देश के हर कोने तक पहुंचा दो, पूरे पाकिस्तान को सुनने दो। गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के चुनाव से पहले अगर आप ट्रंप के उस पीस बोर्ड से बाहर नहीं निकले जिसे यहूदियों और जायोनिज्म के नेतृत्व में बनाया गया है, तो पाकिस्तान की हर गली में, खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान में, आपको अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। यानी गजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस उससे पाकिस्तान पीछे हटे, ऐसी मांग अब पाकिस्तान में ही उठ रही है। तो कुल मिलाकर ट्रंप, नेतन्याहू, शहबाज शरीफ या नरेंद्र मोदी जैसे जितने भी नेता अपनी मर्जी अपने देश पर थोप रहे हैं, सबको तगड़े जवाब वहां मिल रहे हैं। चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो। वहीं यूरोप के देश अब जिस तरह ट्रंप से दूरी बना रहे हैं और साथ ही पोल भी खोल रहे हैं ट्रंप की, उससे भी इनकी खूब किरकिरी हो रही है। आज ही ब्रिटेन ने बताया है कि साइप्रस में उसके ठिकानों पर जो ड्रोन मारा गया था वो ईरान से लॉन्च नहीं हुआ था। तो ईरान की आड़ में कौन ऐसे षड्यंत्र कर रहा है, यह खुलासा भी अब हो रहा है। देखिए, साइप्रस में उसके ठिकाने पर जो ड्रोन मारा गया था वो ईरान से लॉन्च नहीं हुआ था। तो क्या ये इजराइल से लॉन्च हुआ था? यह सवाल बड़ा सवाल है। इधर आइए जरा भारत चलते हैं। भारत में, अपने देश में आज ईरानी दूतावास में आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए भारत सरकार का शोक संदेश लिखा गया। इस पर पवन खेड़ा ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राजनीतिक दबाव या जनता को मनाकर हासिल की गई संवेदना कोई संवेदना नहीं होती। यह पाखंडी दिखावा है जिसका मकसद सुर्खियां बटोरना है। घटनाक्रम को समझें, यानी क्रोनोलॉजी को समझें। पहला फेज, फर्स्ट चरण 28 फरवरी से आज दोपहर 2 बजे तक
सरकार ने अमेरिका और इजराइल की निंदा के में एक शब्द भी नहीं कहा, न ही ईरान के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दूसरा फेज दोपहर 2 बजे कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सरकार की नैतिक कायरता को उजागर करते हुए कहा कि यह चुप्पी इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। और तीसरा फेज कि भाजपा को अपनी पोल खुलते हुए महसूस हुई। और चौथा, नुकसान को कम से कम करने के लिए उसने तुरंत नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा। अंधभक्तों को शायद इसका एहसास न हो, लेकिन भाजपा बेकाबू होकर इधर उधर भटक रही है, वो पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। वहीं एस जयशंकर, जी हां, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर ने भी एक ट्वीट में बताया है कि उनकी ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बात हुई है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा है, देखिए, had a telecommunication with Iranian Foreign Minister Sayyid Abbas Araghchi this afternoon। इन्होंने लिखा है कि यहां पर टेलीफोनिक बातचीत हुई है ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से आज दोपहर में मुलाकात हुई है। तो ये बातें बता रही हैं कि अब मोदी सरकार को असलियत समझ आ रही है कि अमेरिका का साथ देने का हश्र क्या हो सकता है, और अब सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी है। लेकिन क्या इससे मोदी सफल होंगे? और सबसे बड़ी बात कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान से हार रहे हैं? जी हां, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान से हार रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक दो खबरें यहां हिंदुस्तान की जरूर बताना चाहता हूं। चलेंगे ईरान की बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भारत में आज एक बड़ा उलटफेर बिहार में हो गया है, जिसमें नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी नहीं है, मगर राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष का दावा सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को नहीं बख्शती है। हालांकि बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल खेलना बीजेपी के लिए क्या घातक होगा, इस पर भी चर्चा आगे हम करेंगे, समय रहेगा तो। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार हैं? क्या यहां हार मानने को तैयार हैं? ईरान ने दे दी बड़ी चेतावनी, क्या चेतावनी है? और इन सबके बीच ट्रंप जो है, वहां से जो खबरें आ रही हैं, वो पीछे हटने को अब तैयार हैं। आखिर कैसे तैयार हैं? कौन सा प्रेशर उनके ऊपर है जिस कारण ट्रंप पीछे हटने को तैयार हैं? चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवा